हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आरएसएसआई है क्या और आरएसएसआई पाथ इम्बैलेंस होता क्या है और इसको किस रीज़न से, क्या उसका रीज़न क्या है जैसे आरएसएसआई पाथ इम्बैलेंस होने का, और उसको ट्रबल शूट कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि आरएसएसआई होता क्या है। फर्स्ट, आरएसएस क्या होता है कि इसको फुल फॉर्म अगर बात करें कि आरएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है कि रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पावर प्रेजेंट इन द रिसीव्ड रेडियो सिग्नल। जितना हमें रेडियो रिसीव्ड सिग्नल हमें रिसीव होता है उसको मेज़र हम पावर में कितना पावर हमें उसको मिल रहा है उसको हम लोग आरएसएसआई बोलते हैं। इसमें अगर कैलकुलेट करें कि आरएसएसआई के पूरे कैलकुलेट हम करते हैं तो उसमें सर्विंग सेल पावर कितना हमें मिल रहा है प्लस प्लस इंटरफेरेंस और प्लस नॉइस, इसमें अगर ऐड करते तो हमें आरएसएसआई की वैल्यू मिलती है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने आर एस आर पी, आर एस आर क्यू, आर एस आई एन आर, आर एस एस आई, इस अगर आप जानते होंगे पहले के पी आई पैरामीटर्स आपने देखा होगा, तो ये सभी वैल्यू होती है जो हम आर एस एस आई का वैल्यू जो होती है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिमेंबर करते हैं कि के पी आई मेजरिंग करने में हमें के पी आई एनालिसिस करने में हमारे मेरे लिए बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आर एस एस आई का वैल्यू मैंने लिखा है एल टी और थ्री जी में कब एक्सलेंट हो जाता है, जब ग्रेटर देन -65। जब इसकी वैल्यू -65 से ज़्यादा है तो वो एक्सलेंट वैल्यू होती है। तो आप बहुत से सारे टूल यूज़ करते हैं आरएसएसआई वैल्यू के लिए, आप जो भी ड्राइव टेस्टिंग टूल यूज़ कर रहे हैं आप उसमें, या जो भी अदर जैसे एक्सकॉल है, नेमो है, टेम्स है, जो भी ड्राइव टेस्ट टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके थ्रू आरएसएस की वैल्यू मिल जाती है। तो उस समय अगर कोई इंटरफेरेंस होता है, कुछ पाथ इम्बैलेंस होता है आरएसएसआई का, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आर एस एस आई वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमें। अगर एक -65 ग्रेटर देन -65 हमें मिल रहा है तो एक्सलेंट वैल्यू है। उसके बाद गुड -65 टू -75, और फेयर जो है -75 टू 85, और अगर -85 से लेस देन 85 है तो उसको हम लोग पुअर बोलते हैं। तो ये सभी हमको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं बताई इसके बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये रीज़न क्या हो सकता है, क्यों ये कौन से कारण हो सकते हैं जिससे आरएसएस पाथ इम्बैलेंस हो सकता है, आरएसएस क्या पाथ इम्बैलेंस हो सकता है, और इसको ट्रबल शूटिंग किस तरह से हम लोग करते हैं। तो पहला केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं कि कारण क्या है आरएसएसआई का। केस स्टडी फर्स्ट हम लोग देखते हैं किस कारण से हो सकता है। पहला मैंने बताया कि यहाँ पे टू चेक वेदर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कंट्रीब्यूट टू द आरएसएसआई इन इम्बैलेंस। आप फर्स्ट चेक करो कि आप अगर टावर के पास गए, एंटीना वहाँ पर गए, तो आप देखिए कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। अगर वो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको कन भी उसको अगर कर भी रहा है, और अगर साइट के थ्रू अगर साइट में भी कुछ प्रॉब्लम हो, वैल्यू मैं एजमुथ की कुछ डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिकल टिल्ट सही नहीं हो, मैकेनिकल टिल्ट सही नहीं है, तो उसको क्या करते हैं एडजस्टेंट सेक्टर, कुछ ऐसा डिफरेंस कितना है, कुछ एडजस्टेंट जो वैल्यू है वो कितनी दूर है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, क्या डिफरेंस है, हमने टिल्ट क्या रखा है, स्मूथ क्या रखता है, ये सभी अगर सही है तब हमें आरएसएसआई इन पाथ इम्बैलेंस नहीं मिलेगा। अगर मान लिया कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको हमें ऑप्टिमाइज करके उसको रिजॉल्व करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सेम वही लिखा है मैंने कि चेक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस टू चेक वेदर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कंट्रीब्यूट तो आरएसएसआई। अगर ये आरएसएस है इम्बैलेंस, अगर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कर रहा है मीन्स आपके नेक्स्ट वाले सेक्टर में आप देख सकते हैं सामने वाले सेक्टर में कोई ऐसा एंटीना लगा हुआ है जो इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, तो ये भी एक रीज़न होता है आरएसएस इम्बैलेंस के लिए। अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा टाइट अपने साइट पर जाके डिज़ाइन वैल्यू ऑफ अज़ीमुथ, इलेक्ट्रिकल टिल्ट और मैकेनिकल टिल्ट नीड टू बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल। उसको वेरीफाई कीजिए कि मेरा अज़ीमुथ, इलेक्ट्रिकल टिल्ट और मैकेनिकल टिल्ट सही है। अज़ीमुथ डिफरेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेक्टर्स नीड टू बी चेक। अगर मान लिया कि क्या है कि अगर हम लोग डिफरेंस दो एजमुथ दो सेक्टर का डिफरेंस अगर हम कम रखते हैं तो भी चांसेस होता है कि बहुत चांसेस में लेस देन 60 डिग्री है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पर मैंने एजमुथ का डिफरेंस बहुत कम रखा है तो उस कंडीशन में भी हमें आरएसएसआई पाथ इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सभी हमको चेक करना। सेक्टर फ्रॉम द नेबरिंग साइड लुकिंग टुवर्ड्स सस्पेक्टेड सेक्टर्स नीड टू बी चेक फॉर द बीम ओवरलैपिंग विद द सस्पेक्टेड सेक्टर। आप बीम ओवरलैपिंग हो रहा, मान लिया कि एक सेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में, एक अदर एंटीना आपका दूसरे टावर से तो सेम डायरेक्शन में दे रहा और ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे को, तो उस कंडीशन में भी एक
केसेस है कि यहाँ पे भी RSSI इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपका एंटीना दो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में दिख रहा है तो उसको टिल्ट मैकेनिकल टिल्ट करके, या ओवर शूटिंग एक दूसरे की तरफ हो रही है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करके उसको सही कर लिए, एंटीना का डायरेक्शन किसी एक एंटीना का डायरेक्शन किसी दूसरे डायरेक्शन में कर दे तो उसमें RSSI पाथ इम्बैलेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला केस ये था। अब दूसरी केस के बारे में बात करूँ कि दूसरा केस क्या क्या हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेक्टर वाज ओनली 40 डिग्री। मीन्स हमने क्या किया, वहाँ पे चेक करने के लिए गया फर्स्ट एक उसमें एक केस ऐसा मिला हमें कि अगर मान लिया कि दो एडजेसेंट सेक्टर है वहाँ पे 40 डिग्री का डिफरेंस मिला, तो जो एक्चुअल जो होना चाहिए वो कम से कम 60 डिग्री तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 से 300 जो डिज़ाइन वैल्यू यहाँ पर था 200 से 300 डिग्री के बीच में डिफरेंस था, मीन्स 100 डिग्री का डिफरेंस था, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या मिला 40 डिग्री का डिफरेंस मिला। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे जो मैं पिछले स्लाइड में भी बताया कि ये एक कारण हो सकता है, डिफरेंस एडजेसेंट सेक्टर का डिफरेंस अगर कम हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो उसको क्या करेंगे, इसको हमको रिमूव कर देना है, मीन्स सेक्टर डिफरेंस जो भी है बहुत कम है तो उसको इम्प्रूव उसको ज़्यादा कर देना है। मीन्स जो प्लांट है मीन्स 200 डिग्री पर एक सेक्टर है और दूसरा 300 डिग्री में है, तो उसको हमें 200 और 300 करके उसको उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको मीन्स RSI उसको वैल्यू को और इम्बैलेंस जो भी है उसको हम सही कर सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन, देन द एडजेसेंट सेक्टर which was shooting towards the suspected sector was checked. It was found that it was having 0 डिग्री M tilt। एक कंडीशन जो पिछले बार भी मैं बताया उसमें भी सेम है कि अगर ओवर शूटिंग क्या कर रहा था, शूटिंग कर रहा था जो दूसरा साइड का एडजेसेंट साइड का सेक्टर जो हमारे यहाँ ओवर शूट कर रहा था और उसका टिल्ट मैकेनिकल टिल्ट 0 दिया हुआ था, जो हमारे ओवरलैपिंग सेक्टर को ओवरलैपिंग कर रहे थे, ओवर शूटिंग कर रहे थे, इससे भी एक चांसेस है कि यहाँ पे जो भी था वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, RSSI पाथ इम्बैलेंस हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको टिल्ट को चेंज कर दिया, 4 डिग्री का डिफरेंस कर दिया। उसको डिफरेंस करने से क्या हुआ, मेरा RSSI जो था अब RSSI पाथ इम्बैलेंस जो था करेक्ट हो गया और वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये होता है कि इट वाज कंडक्टेड द ऑप्टिमाइजेशन हेल्प ब्रिंग RSI विद इन द लिमिट। RSSI वैल्यू का लिमिट जो है विद इन द लिमिट लाने के लिए कुछ कुछ ये सभी करने पड़ते हैं। एक और तीसरा केस था, सस्पेक्टेड सेक्टर शोइंग हाई परसेंटेज ऑफ फॉल फ्रॉम 5 किलोमीटर, नीड टू चेक इफ द साइट एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन और टिल्ट कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर द ऑप्टिमम कवरेज। एक केस ये है कि अगर आपका साइट जो है हाई परसेंटेज ऑफ फॉल फ्रॉम द 5 किलोमीटर, मीन्स ये कवरेज क्या ले रहा था, मेरा टावर यहाँ पर है और ये साइट 5 किलोमीटर दूर से कवरेज ले रहा था, मीन्स ये ओवरशूट करके उस डायरेक्शन वहाँ से हमें कवरेज मिल रहा था। लेकिन हमें ऑलरेडी हमने टावर प्लांट किया है 5 किलोमीटर के लिए, मिडिल साइट्स ऑलरेडी मेरे पास मिडिल में बहुत सारी साइट्स होगी जो प्लांट होगी, रेडिएटिंग होगी, लेकिन ये कॉल जो रहा था 5 किलोमीटर दूर से ले रहा था। तो ये भी एक ये है कि ओवर शूटिंग हो रही है साइट को, तभी एक RSSI पाथ इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी हम लोग टिल्ट स्मूथ जो भी करके ऑप्टिमाइजेशन करके उसको हम लोग एक लिमिट वैल्यू में लाएंगे कि ये मेरी साइट है इतनी दूर तक रेडिएट होनी चाहिए और अगर इससे ज़्यादा रेडिएट हो रही है तो ओवर शूटिंग हो रही है। तो इस कंडीशन में भी आपको RSSI पाथ इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसको आपको रिजॉल्व करना होता है ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ओके, तीसरा केस स्टडी क्या हो सकता है। तीसरा केस स्टडी के बारे में बात करूँ तो ये केस स्टडी 3 में एंटीना स्लैंटेड इंस्टॉलेशन, मीन्स एंटीना जो भी इंस्टॉलेशन के समय क्या हुआ कि एंटीना का प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। इसमें क्या हो, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंटीना ऑन द टॉप टावर टॉप, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन मैनी साइड द एंटीना इंस्टॉल्ड हैविंग फॉलोइंग इशू। मीन्स इसमें क्या था कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें क्या था, इसमें ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में क्या है, यहाँ पे ये जो एंटीना का इंस्टॉलेशन है यहाँ पे रॉन्ग एंटीना इंस्टॉलेशन है। अब ये पिक्चर में इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसका एंटीना इंस्टॉलेशन आप सेम डायरेक्शन में नहीं है, कोई यहाँ पर है, किसी का आप टिल्ट है, कोई मैकेनिकल टिल्ट है, किसी का ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है। तो ये सभी कंडीशन में भी प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ कि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंटीना ऑन द टॉप ऑफ टावर, इट इज ऑब्जर्व दैट मैनी साइट्स इंस्टॉलेशन वाज हैविंग इशू। तो इंस्टॉलेशन करेक्ट नहीं था, फ्रंट साइड ऑफ एंटीना टचिंग ईच अदर, बीम ओवरलैपिंग हो रहा था, इसके कारण भी RSSI पाथ इम्बैलेंस हो रहा था वहाँ पे। तो इसको क्या करना, हमें जो भी इंस्टॉलेशन करेक्ट इनकरेक्ट है तो वो सभी को इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा, प्रॉपर टिल्ट देना पड़ेगा। अगर ये एक कंडीशन है आपको, अगर आपका RSSI पाथ इम्बैलेंस हो रहा है तो। ओके, नेक्स्ट एक केस स्टडी की बात करें
तो उसमें क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टेरेन, हाई रेज बिल्डिंग और एड बोर्ड्स, मीन्स जो भी ऐड के लिए लगा हुआ बोर्ड जो होता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ टेरेंस है, हाई रेज बिल्डिंग्स है, नियर बाई है, और मेरा सेक्टर उसी सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स यहाँ पर भी आपको RSSI पाथ इम्बैलेंस होगा। तो इस कंडीशन में भी हमें एज अ टाइम ऑफ प्लानिंग, जब हम साइट प्लान करते हैं तो एक RF सर्वे करते हैं, उस RF सर्वे के समय हमें ये सभी देखना होता है कि हम टावर किस लोकेशन पे लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं हम, और ये हमें डिसाइड करना होता है कि किस डायरेक्शन में, अगर मैंने वहाँ उस कंडीशन में अगर टावर लगाया है वहाँ पे, तो मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसको किस तरफ फोकस करना चाहिए एंटीना को। ये सभी अगर सही चीज़ है तो आपको RSSI पाथ इम्बैलेंस में आपको ट्रबल शूटिंग करने में आपको फ़ायदा होता है। अगर मान लिया ठीक है इंस्टॉलेशन के समय करेक्ट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, तो आपको डायरेक्शन को ऑप्टिमाइज़ करके ये सभी रिफ्लेक्शन के हम टेरेन और हाई रेज बिल्डिंग से वहाँ से उसको एंटीना के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या हम ट्रांसमिशन पावर शुड बी सुटेबली मिनिमाइज टू अवॉइड रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर उसमें डाल दिया है तो उसको ट्रांसमिशन पावर जो है तो उसको कम करके उसको कम किया जा सकता है, या 2.3 बैंड शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ 850 मेगाहर्ट्ज़। आपको मालूम होगा 2.3 बैंड जो है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो हम लोग अभी ट्रेवल नहीं करता है कंपेयर टू 850 बैंड। तो इसमें क्या कि हम लोग कोशिश करते हैं कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है उसी को यूज़ करें, जिससे हमें इस एरिया में जिस रिफ्लेक्शन ऑफ टेरन हाई ब्रेज बिल्डिंग है या कुछ वाटर है उस एरिया में हमें 2.3 गीगाहर्ट्ज़ केवल ही यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें RSSI पाथ इम्बैलेंस नहीं होता है। तो ये था, इसका एक कारण था। एक लास्ट कारण है आपको, ये मेजर कारण आप इसको भी बोल सकते हैं कि RSSI पाथ इम्बैलेंस में इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे आपको RSSI पाथ बैलेंस का आप देखते हैं आपका कनेक्टर एंटीना के पास जो भी कनेक्टर हो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है, उसका पोर्ट कनेक्टेड है या अच्छी तरह से कनेक्टेड है या नहीं है, वो डैमेज तो नहीं है, एंटीना का जो भी पोर्ट कनेक्टर है वहाँ पे डैमेज तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी पोर्ट यहाँ पे फॉल्टी फोटो यहाँ पे यह फॉल्टी यहाँ पे लगा हुआ था, ये जो एंटीना यहाँ पे लगाना चाहिए यहाँ पे जो है या इसका पोर्ट जो है करेक्ट नहीं था। तो इस कंडीशन में भी आपको 80 to 90% केसेस में आपको ये प्रॉब्लम होगी, आपका SFP सही नहीं है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो इस सारे कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम RSS पाथ इम्बैलेंस की आएगी। तो इसके लिए हमें क्या है, करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन आपको कीप गुड वेदर प्रूफिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, सुटेबल टॉर्क फोर्सेस इन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड करेक्ट कनेक्टर टाइट। तो ये सभी था इसका बेसिक मीन्स हार्डवेयर प्रॉब्लम के चलते भी आपको RSSI पाथ इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसमें क्या कर से आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम है उसको इन्फॉर्म कीजिए आप, और उनसे ये सभी क्लियर करवा दीजिए, जो भी आपका कनेक्टर सही नहीं है तो कनेक्टर को सही करवाएं और आपको RSSI पाथ इम्बैलेंस आपका सही हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट बेसिक है, इसमें क्या हो सकता है कि एक और भी कारण हो सकता है आपको, अगर केस स्टडी 6 में अगर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन है आपका वहाँ पे, या कोई एनालॉग टीवी एम्पलीफायर है वहाँ पे, जैसे विलेज एरिया में रूरल एरिया में केबल टीवी ब्रॉडकास्ट डन बाय एनालॉग सिस्टम के, उस समय क्या होता है इस कंडीशन में भी आपको RSSI पाथ इम्बैलेंस मिलेगा। पुअर अर्थिंग आपका सही से नहीं अर्थिंग नहीं किया गया साइट पे, तो ये भी आपको ये आपका इंटरफेरेंस RSSI पाथ इम्बैलेंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सभी थोड़ा मैं बताने की कोशिश की थी। तो आप जब भी कभी आप KPI ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं मीन्स KPI एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको साइट में पाथ इम्बैलेंस मिल रहा है, RSSI पाथ इम्बैलेंस मिल रहा है, तो ये सभी जितने मैंने केसेस है छः जो केस स्टडी बताए ये सभी आपको ध्यान में रख के उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर ये सभी आप एक एक पॉइंट आप इसको इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत ईजिली आपको ये समझ सकते हैं कि आपको ये आपका पाथ इम्बैलेंस ट्रबल शूटिंग आप इसको कर सकते हैं। ये आप अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आते रहूँगा ऐसे ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।